क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सबसे अहम खबर अगर कहा जाए क्राइम के लिहाज से तो वो दिल्ली में घटित हुई है, जहां पर दिल्ली के कालकाजी इलाके में अंजलि ज्वेलर्स नाम के एक शोरूम में चोरों ने 13 करोड़ के गहने चोरी किए और उसकी जो चोरी हुई वो भी काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से हुई। चोर मोहम्मद नूर शेख पीपीई किट पहन कर के एक इमारत की छत से शोरूम के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद उसने चोरी को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी नूर मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 13 करोड़ 25 लाख रुपए का जो सामान उसने चोरी किया था वो बरामद किया गया था। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। देखिए, पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी चोरी और फिल्मी स्टाइल में हुई चोरी के मामले में आरोपी मोहम्मद शेख नूर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद शेख नूर हुबली का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल कालकाजी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था, इसीलिए उसको पूरे इलाके के बारे में अच्छे से जानकारी थी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9:30 बजे मोहम्मद शेख नूर पीपीई किट पहनकर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के लिए जो उसने रास्ता लिया वो शोरूम की इमारत के पास में ही एक इमारत है, उसके छत से वो शोरूम में दाखिल हुआ। 9:30 बजे से उसने सोने के गहने चोरी करना शुरू किए और सुबह 3:30 बजे तक वो गहने चोरी करता रहा। 25 किलो सोना उसने अपने 2 बैग में भरा और सोना चोरी करने के बाद वो ऑटो में सवार होकर वहाँ से निकल गया। इस पूरे सोने की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि जहाँ पर वो चोरी कर रहा था, यानी कि जिस शोरूम में वो चोरी कर रहा था, उस शोरूम की पहरेदारी के लिए 5 गार्ड, हथियारबंद गार्ड तैनात थे, जो कि शोरूम के आगे और पीछे थे। लेकिन उन गार्डों को भनक तक नहीं लगी कि कोई शोरूम के अंदर है और इस तरह से बड़ी शातिराना अंदाज में मोहम्मद शेख नूर चोरी करने के बाद वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद बुधवार सुबह करीब 11 बजे जो शोरूम के मैनेजर हैं उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि शोरूम में चोरी हुई है और उसके बाद फिर पुलिस ने जांच शुरू की। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर चोरी के इस मामले को वर्कआउट कर लिया है। जो पूरा सोना है 13 किलो वो बरामद कर लिया है। आरोपी मोहम्मद शेख नूर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस चोरी को मोहम्मद शेख नूर ने अकेले अंजाम दिया था और वो पीपीई किट पहनकर आया था ताकि उसकी कोई पहचान ना हो पाए, लेकिन कुछ सीसीटीवी कैमरों में उसकी फुटेज रिकॉर्ड हो गई और उसके अलावा कुछ और ऐसे एविडेंस मिले जिनके बेसिस पर पुलिस ने उसको महज 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो अपने आप में दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि इस साल की सबसे बड़ी चोरी जो हुई थी उसको महज 48 घंटे में वर्कआउट करने के बाद पूरा माल बरामद हुआ और जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में फिरौती ना दे पाने की वजह से बदमाशों ने एक 10 साल की बच्चे की हत्या कर दी। इस बच्चे को 3 दिन पहले अगवा किया गया था। शव मिलने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी किया गया। इस पूरे मामले में बच्चे को अगवा करने के एवज में, उसको छोड़ने के एवज में 40 लाख की फिरौती मांगी गई थी और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन ये काफ़ी सनसनीखेज वाकया है जो यूपी के कासगंज में सामने आया है। 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है फिरौती ना मिल पाने के कारण। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, काफ़ी सनसनीखेज वारदात है, इसकी हत्या क्यों की गई? क्या घर वालों ने फिरौती देने से मना किया था या फिर इन बदमाशों को शक हो गया था कि इन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी है? क्या वजह रही? देखिए, ऐसा है कि पुलिस ने इस बदमाश को, जिसको कहा है कि एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनका कहना है कि जो एक बदमाश है राज बहादुर, ये इनका कोई दूरी रिश्तेदार था और उससे इनका कोई ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो अगर रंजिश में उसको उसके बेटे को गोली मारनी थी तो ये बात समझ में नहीं आई कि कोई भी आदमी रंजिश में गोली मारना चाहेगा तो छुप के गोली मार देगा तो उसके बचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो फ़ोन करके फिरौती क्यों मांगेगा? क्योंकि फिरौती मांगने की बात जहाँ भी आती है और इसका मुकदमा दर्ज होता है तो पूरा अमला हरकत में आ जाता है कि ये रैंसम के लिए कोई किडनैपिंग हुई है। उसमें तमाम एसटीएफ, बड़े अफसरान, सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो कोई आदमी अपने लिए बवाल क्यों पैदा करेगा, ये पुलिस बताने में अक्षम है। दूसरी चीज़ ये है,
अब ये हो सकता है कि वो पैसा भी वसूलना चाहते हों और पुलिस बीच में हरकत में आ गई इसलिए गोली मार दी हो। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जो कासगंज के एसपी हैं उन्होंने बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को इनाम का ऐलान किया है। एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद आप इनाम कैसे दे सकते हैं अपने लोगों को? क्या आपकी प्राथमिकता बदमाशों को पकड़ना था या बच्चे की जान बचाना था? एक बच्चा जो अपहरण हुआ वो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ये आपके नाम पे कितना बड़ा धब्बा है आपकी पुलिसिंग के ऊपर। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगी हुई थी, उनकी एसओजी टीम लगी हुई थी, वहां से एक एसटीएफ के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में टीम लगी हुई थी और लड़का मार दिया गया, पुलिस को इनाम दिया गया है, जा रहा है। जी जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कमाल यही बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चे की हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसके लिए पुलिस को इनाम दिया गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। तो ये बड़ी नाकामी यूपी पुलिस की ज़रूर कही जाएगी। रुक करते हैं यूपी के बाद मुंबई की। मुंबई में एनसीबी का डंडा ड्रग्स के तमाम डीलरों पर लगना जारी है। मुंबई में एनसीबी ने मुंबई की नवी मुंबई से ड्रग्स सप्लायर चिंकू पठान को गिरफ्तार किया है। चिंकू एमडी ड्रग्स की सप्लाई के लिए कुख्यात है। दक्षिणी मुंबई के बड़े सप्लायर के तौर पर उसकी पहचान है। इसे कथित तौर पर मुंबई के पूर्व डॉन करीम लाला का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। एनसीबी को इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। इसी से पूछताछ पर एनसीबी ने डोंगरी में ड्रग्स की लैब का खुलासा किया और करोड़ों का ड्रग बरामद भी किया है। साथ ही करीब 2.5 करोड़ कैश और कुछ हथियार भी मिले हैं और एनसीबी तमाम और इनसे पूछताछ कर जुटा रही है इन्फॉर्मेशन, और आगे लगातार एनसीबी की रेड ऐसी चलती रहेगी। हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, लगातार एनसीबी का कहा जाए डंडा लग रहा है उन लोगों को जो ड्रग की तस्करी में है। अगर बताइए इस पूरे वाक़े पर, ये चिंकू पठान कौन है और इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? और सौरभ, ये मुंबई एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और बड़ी बात यह है कि मुंबई के बीचों बीच दक्षिण मुंबई में एक ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मामले में पहले नई मुंबई से चिंकू पठान की गिरफ्तारी हुई, उसके पास हथियार मिला और कुछ ड्रग्स भी मिले थे। उससे पूछताछ के बाद समानांतर में भिवंडी में एक छापा मारा गया था। जब भिवंडी में छापा मारा गया तो वहां पर रोहित वर्मा नाम का एक शख्स पकड़ा गया और उसके पास से भी बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हुई। दोनों को जब एनसीबी पूछताछ कर यहाँ पर ले आई, जो अभी तक जानकारी मिली है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोन के डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े ने जो बताया है कि दोनों को जब लाकर पूछताछ किया गया तब मुंबई में भिवंडी के उस फैक्ट्री का पता चला। वहाँ पर जब छापा मारने पुलिस गई, जो आरिफ भुजवाला नाम के शख्स का ठिकाना था, तो वहाँ पर पूरी 5वीं मंजिल नूर मंजिल जो है उसकी पूरी 5वीं मंजिल पे उसका पूरा मकान था, उसका पूरा परिवार रहता, तो वहीं पर उसने पूरी फैक्ट्री बना रखी थी। हालांकि सूचना मिलते ही वो तो वहाँ से भाग गया खिड़कियों से कूद के, लेकिन उसके घर से 2 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 12 किलो ड्रग्स मिली है और एक इम्पोर्टेड रिवॉल्वर भी उस साथ में मिली है। और बताया जाता है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है, पठान गैंग से उसका संबंध था और दुबई से भी वो कनेक्शन रखता था। तो बहुत बड़ी सफलता एक मिली है। ये जरूर है कि आरिफ भुजवाला भागने में कामयाब रहा, लेकिन एनसीबी ने अब एलओसी जारी कर रही है, लुकआउट नोटिस सभी एयरपोर्ट पे और सभी जगहों पर, ताकि वो देश छोड़ कर भाग न पाए। लेकिन ये कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा एक तरह से ड्रग्स के रैकेट को नेस्तनाबूद करने में फिलहाल एनसीबी को सफलता मिली है। और ये जानकारी अभी कुछ देर पहले ही जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े ने दी है और आगे और भी इसमें बड़े लोग पकड़े जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। सुनील, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सुनील बता रहे थे कि किस तरीके से एनसीबी ने चिंकू पठान को गिरफ्तार किया और काफ़ी भारी मात्रा में कैश और हथियार भी बरामद किए हैं और ये सबसे बड़ी सफलता बताई जा रही है। इस खबर के बाद रुख करते हैं उस खबर का जो इस वक्त काफ़ी विवादों में आ गई है और वो है अमेजॉन प्राइम पर आई तांडव वेब सीरीज़। इसके खिलाफ यूपी में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं और इन निर्माताओं पर आरोप है कि इन्होंने कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बातें हुई हैं इस सीरीज़ में। और इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश पुलिस मुंबई में पहुंच चुकी है। आज यूपी पुलिस इस मामले में निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के बयान दर्ज कर सकती है। इससे पहले कल मुंबई के घाटकोपर थाने में भी तांडव टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद टीम को अग्रिम जमानत मिल गई थी।
तांडव की टीम को 3 हफ्ते के लिए जमानत दी गई है। इधर तांडव वेब सीरीज पर भारी बवाल के बाद निर्माताओं ने विवादित हिस्से वेब सीरीज से हटा दिए हैं। सर हैं हमारे सीनियर सर, वो डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। अमेज़न ऑफिस जाओगे? नहीं, अभी वो तय करेंगे, हम नहीं बता पाएंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बस सफर और सबके यहाँ जाऊँगा, सब वाले यहाँ जाऊँगा। चल रोड। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी में कहां शौचालय किया गया ध्वस्त। ब्रेक के बाद प्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी के सहारनपुर में सरकारी बस अड्डे के पास बने एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को कुछ अराजक तत्वों ने जय श्री राम के नारे लगा करके ढा दिया। आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इनका कहना है कि ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मंदिर की दीवार से सटकर बना हुआ था, जबकि वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मंदिर से दूर था और बीच में एक नाला भी बह रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए हो गई जो इस टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे और उनका कहना है कि अब उनके लिए टॉयलेट जाने का साधन नहीं बचा। देखिए हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। कुछ यूं हमला कर रहे थे मानो टॉयलेट का वध कर रहे हैं। इसमें भी ये भगवान का नाम लेते रहे। हथौड़े के हर वार के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। इनके हाथों में हथौड़े और लोहे के सरिया थी। शौचालय पे हमले के लिए काफी तैयारी से आए थे। 2 दिन पहले हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो आए थे, उन्होंने 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसे धराशायी अपने आप करेंगे। अब महिला शौचालय के साथ इनका सलूक देखिए। ये एक बंद शौचालय है। इसके अंदर की गंदगी सीवर में जाती है। ये सरकारी जमीन पे बना है। इसका किसी मंदिर से क्या लेना देना है। इस तरह दिव्यांग लोगों का शौचालय भी तोड़ डाला। वो तोड़ रहे थे तो इनको कहीं और बनाते। इतनी पब्लिक है, पब्लिक तो कहीं जाएगी ही अपने उसके लिए। ये बताओ अब पब्लिक कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। वैसे भी खुले में ही जा रही है, वो अंदर गंद जा रही थी बंदे में, तो वो दिक्कत हो रही थी। सहारनपुर बस अड्डे से सैकड़ों बसें रोज आती जाती हैं। इनसे दसियों हजार लोग रोज सफर करते हैं। उनकी सुविधा के लिए करीब 40 साल पुराना शौचालय आधुनिक ढंग से बनाया गया था। मंदिर के पुजारी भी शौचालय तोड़ने से नाराज हैं। वो कहते हैं कि शौचालय मंदिर से सटा नहीं था। जो टॉयलेट था उसकी दूरी कितनी होगी, मंदिर से सटा हुआ है क्या? नाला है बगल में 2 फुट का, बस 2 फुट का 1 फुट का नाला है बीच में। मंदिर से सटा हुआ नहीं है। हाँ, दीवार नहीं सटा था, मतलब नाला था बीच में। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों पे कार्रवाई होगी। एक टॉयलेट जो बना हुआ था, महिला और पुरुष टॉयलेट, उसको जो है तोड़ करके गिराया है। इसकी सूचना मिली है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें जो परिवहन निगम विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। एक सरकारी बस अड्डे पे बने हुए टॉयलेट को ध्वस्त कर दिया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन टॉयलेट तोड़ते हुए भगवान राम के नारे लगाना और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का घोष करने का क्या अर्थ है? क्या ये भगवान के नाम का अपमान नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति को इन नुकसान पहुंचाने वालों से भी वसूली की जाएगी? सहारनपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पटना से सटे दानापुर में कोर्ट रूम में काम करने वाले एक कर्मचारी की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नौबतपुर के पास इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। फुलवारी शरीफ पुलिस इस मामले को लेकर पहली नजर में संपत्ति का विवाद मानकर छानबीन कर रही है। अब रुक करते हैं देश की अपराध जगत की दूसरे खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में देवास के आवास नगर में मेन रोड पर एटीएम को 3 बदमाशों ने गैस कटर से तोड़ने की नाकाम कोशिश की। ये वारदात मंगलवार रात को अंजाम देने की कोशिश की गई। इस दौरान एटीएम पूरी तरह जल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी एटीएम में कितने रुपयों का नुकसान हुआ है, इसका पता लगाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स ने जाली नोट की खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2,11,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। मास्टरमाइंड फरार हो गया है। इनके पास से कार, बाइक, प्रिंटर, कटर, स्याही और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। एसटीएफ के एसपी के मुताबिक उन्हें धार और उज्जैन के ग्रामीण इलाकों में जाली नोट चलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। गुजरात के सूरत शहर में जियो के नाम पर फर्जी उत्पाद बेचने वाले 4 लोगों को धर दबोचा गया है। रामकृष्ण ट्रेडलिंग नाम की कंपनी जियो के ट्रेडमार्क पर आटा बेच रही थी। जियो कंपनी की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।